हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का विश्वास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम बेटा बात कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज के बारे में। जूलॉजी की जो एमसीक्यू सीरीज है उस पर हम बात कर रहे हैं। हम कुछ क्वेश्चनों पे बात कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन मुख्य रूप से हम जो एस्केरिस लुब्रिकोइडिस है उसके लाइफ साइकिल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको कवर करने वाले हैं। हमने जो फाइलम से संबंधित है उन क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर ली। अब यहाँ पर हमारी लाइफ साइकिल को रखा है, एस्केरिस का भी है और टीनिया सोलियम का भी है। तो हम पहले बात करेंगे एस्केरिस के लाइफ साइकिल से संबंधित जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। एस्केरिस अपना जीवन चक्र करने के लिए एक नए पोषी को संक्रमित करने के बाद पथ अनुसरण करता है। वह क्या है? द पाथ दैट एस्केरिस फॉलो आफ्टर इन्फेक्टिंग ए न्यू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। देखो, एस्केरिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब पहले तो थोड़ा सा एस्केरिस के बारे में जानना है। एस्केरिस है ये फाइलम एस्केहेलमिंथेस का मेंबर है और एस्केहेलमिंथेस के अंदर किन सदस्यों को हमने रखा है जो एक प्रकार से राउंड वोम होते हैं, गोलकर्मी जिनको बोला जाता है, जिनके अंदर सुडो सिलो मिलती है, आभासी देह गुहा मिलती है। इस प्रकार के अपन पॉइंट्स पे चर्चा कर चुके हैं। एस्केरिस जो लुब्रिकोइडिस होता है ये क्या है? एक प्रकार से पैरासाइट है, ये परजीवी है। और परजीवी क्या होता है? जो न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या कराता है? निर्भर रहता है। बॉडी के अंदर जो रहेगा वो एंडोपैरासाइट होता है, बॉडी के जो बाहर रहेगा वो एक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी होता है। अब जो एस्केरिस है इसके बारे में अपन देखेंगे, इसके लाइफ साइकिल से संबंधित। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या करना चाह रहा है? देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि अधिकांश जो पैरासाइट होते हैं वो मोस्टली दो होस्ट के अंदर अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं, दो होस्ट के अंदर लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन एस्केरिस है ये क्या होता है? मोनोजेनेटिक होता है, ये एक पोषदीय, यानी ये एक ही होस्ट के अंदर अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है। जैसे मनुष्य के अंदर इसका होस्ट है वो मनुष्य है। तो अब इसका पथ कहां से कहां होता है, चलता कैसे, किस प्रकार से ये इन्फेक्शन के बाद में ये संक्रमित होता है? तो इसके अंदर आप देखिए ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। इसके अंदर बाहर यानी आउटसाइड, इसके बाद में इंटेस्टाइन, इसके बाद में लीवर, बाद में हार्ट, उसके बाद में लंग्स में जाएगा, उसके बाद में फेरिंग्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन और उसके बाद में वापस बाहर निकल जाता है। देखो कैसे एस्केरिस के अंदर जो मेमिलेटेड एग होते हैं, आगे अपन देखेंगे मेमिलेटेड एग होंगे, वो क्या करते हैं? जैसे मनुष्य की इंटेस्टाइन में वो फिकस के साथ में, मल के साथ में बाहर त्याग दिए जाते हैं। अब बाहरी माध्यम से ये वापस किसी नए होस्ट के अंदर, जैसे किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी के अंदर जाएंगे तो कैसे कैसे ये जाएंगे? तो सबसे पहले आउटसाइड से हमने देख लिया कि सबसे पहले ये बाहर है। बाहर से इनका जो संक्रमण होता है एक प्रकार से दूषित पानी और भोजन के द्वारा संक्रमण होता है, यानी पानी के द्वारा या किसी खाद्य सामग्री के द्वारा शरीर में चले जाते हैं। तो बाहर से सबसे पहले खाद्य के माध्यम से गए तो हम देखते जैसे थोड़ा सा अपन मनुष्य का इंटेस्टाइन वाला ट्रिक बना रहा हूं मैं थोड़ा सा। इस प्रकार से समझिए आप कि बाहर से तो कहां आ गया? ये इंटेस्टाइन के अंदर आ गया, आंत के अंदर आ गया। और आंत से बाद में क्या करेगा? यकृत निवाही का तंत्र के द्वारा कहां चला जाएगा? लीवर के अंदर चला जाएगा। और लीवर से बाद में आगे कहां चला जाएगा? हार्ट के अंदर। लीवर से कहां चला जाएगा? हृदय के अंदर चला जाएगा। बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं कि इंटेस्टाइन में आया, इंटेस्टाइन कहां गया? यहाँ पर लीवर होता है, लीवर के अंदर आ जाएगा। लीवर से बाद में कहां चला जाएगा? हार्ट के अंदर चला जाएगा। हार्ट से बाद में कहां चला जाएगा? फेफड़ों के अंदर, लंग्स में चला जाएगा। लंग्स से बाद में चला जाएगा ये, अब लंग्स जो होते हैं फेफड़े, उनके अंदर एल्वियोलाई होती है, कुप्पिकाएं, उनके अंदर चले जाते हैं। और वहां से कहां कहां जाएंगे? ये ग्रसनी के अंदर। फेफड़ों से वापस कहां जाएंगे? यहाँ पर फेरिंग्स या ग्रसनी में। और ग्रसनी से वापस ग्रसिका यानी ईसोफेगस से होते हुए कहां तक आ गए? स्टोमक, स्टोमक तक आ गए। और स्टोमक से वापस किस में आ गए? आंत के अंदर आ गए, इंटेस्टाइन के अंदर आ गए। और इंटेस्टाइन से बाद में मल के साथ में वापस क्या हो जाएंगे? बाहर
निकल जाएंगे। ये ट्रैक रहेगा एस कैरिस का, यानी ये इसके संचरण का गमन का पथ रहेगा। तो ऑप्शन डी है वो इसके अंदर आप लगा लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। चलो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह एस्केरिस लार्वा अंडरगोज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मोल्ट। एस्केरिस का लार्वा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय निर्मोचन करता है। अब पहले तो ये समझना है कि ये मोल्टिंग क्या होती है, इसके बाद में हम समझेंगे कि कितने प्रकार से ये मोल्टिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है। देखिए मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, निर्मोचन। मोल्टिंग का एक प्रोसेस है, निर्मोचन एक प्रक्रिया है जो कोई जीव अपने लाइफ की एक विशेष स्टेज के अंदर क्या करता है, इसको अपनाता है, कोई ना कोई अपने बॉडी के पार्ट को छोड़ता है, उसको बोलते हैं मोल्टिंग या निर्मोचन। सर्दियों में देख सकते हैं हमारे जो हाथ होते हैं, स्किन उतरती है, वो कहीं ना कहीं मोल्टिंग हो रही है। सर्फ के अंदर देखा है, सर्फ की कंचुकी होती है, अपने बॉडी के जो नॉन लिविंग पार्ट होता है उसको क्या कर देता है, उतार देता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं मोल्टिंग, यानी एक प्रोसेस जिसके अंदर अपने शरीर के किसी पार्ट क्या करता है, जीव छोड़ता है, उसको बोलते हैं मोल्टिंग। और बेसिकली क्या होता है, जब बॉडी ग्रोथ करते हैं तो बॉडी के ऊपर का जो पार्ट होता है, नॉन लिविंग पार्ट या जो निर्जीव परत होता है, अब उसको यदि अठाया नहीं जाएगा तो बॉडी अंदर ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इसीलिए क्या होता है, उसको समय समय पर अठा दिया जाता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन मोल्टिंग या निर्मोचन। अब जो एस्केरिस होता है, ये अपने लाइफ साइकिल के अंदर कितनी बार मोल्टिंग करेगा, ये 4 बार मोल्टिंग करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 4 बार मोल्टिंग करता है। अब इसके अंदर जो पूछा है, इसमें पूछा है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय निर्मोचन करता है, कहां कहां करेगा। 4 के अंदर हमें 3 पूछे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 निर्मोचन कहां कहां होंगे। तो जो पहला निर्मोचन है, इससे पहले वाले अपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि भारी माध्यम जो होता है, वहां से ये जल या भोजन के द्वारा किसी व्यक्ति की बॉडी तक पहुंचते हैं। तो बाहरी माध्यम मतलब कहां पर है, मिट्टी के अंदर है। तो पहला इनके अंदर जो निर्मोचन है वो कहां हो जाएगा, वो सोइल के अंदर हो जाएगा, मिट्टी के अंदर। दूसरा जो निर्मोचन है इसका, वो हो जाएगा दूसरा और तीसरा, ये जो दोनों निर्मोचन है ये होते हैं लंग्स के अंदर, यानी फेफड़े के अंदर। अब आप बोलोगे ऑप्शन के अंदर तो एल्वियोलाई लिखा है, एल्वियोलाई एंड एल्वियोलाई। देखो ऑप्शन बी देखिए, सोयल, एल्वियोलाई एंड एल्वियोलाई। देखो एल्वियोलाई कहां होती है, लंग्स के अंदर होती है। जैसे ये लंग्स है, फेफड़ा ये आगे भी विभाजित होता है, इसके अंदर इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। जहां से क्या होता है, हमारा गैसीय एक्सचेंज होता है, हम श्वास लेते हैं, अंदर हो जाती वायु जाएगी, ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका विनिमय कहां से होता है, एल्वियोलाई से होता है। तो इनके अंदर जो दूसरा और तीसरा मोल्टिंग होगा वो होता है लंग्स में, और लंग्स के अंदर भी कहां पर, एल्वियोलाई के अंदर। तो ऑप्शन आपको लंग्स मिल सकता है, यानी दूसरा भी कहां हुआ, एल्वियोलाई के अंदर, और तीसरा भी कहां हुआ, लंग्स के अंदर ही। किसमें हुआ, एल्वियोलाई के अंदर। इसलिए इसका ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, मिट्टी में, कुप्पिका तथा कुप्पिकाओं में। दो बार से कंफ्यूज नहीं, दो बार फेफड़े में हो रहा है, इसलिए कुप्पिका डबल शब्द आया है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पहला हो गया मिट्टी के अंदर, दूसरा और तीसरा हो गया एल्वियोलाई या कुप्पिका के अंदर। क्लियर है, चलो आगे थर्ड क्वेश्चन अपन देखते हैं। टोटल लाइफ स्पेन ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस का कुल जीवन काल कितना है। ठीक है, तो एस्केरिस का जो जीवन काल है, ऑप्शन दे रखा आपको 6 साल है, 10 से 12 मंथ है, 30 से 45 दिन है, या फिर 100 दिन है। इसका जो लाइफ स्पान होता है वो 10 से 12, कितने ऑप्शन में, बी के अंदर 10 से 12 मंथ। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई जगह आपको 9 से 12 भी लिखा हुआ मिल सकता है, लगभग है ये। ठीक है, तो 10 से 12 या 9 से 12 महीने का एस्केरिस का क्या होता है, जीवन चक्र होता है। तो 3 के अंदर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एस्केरिस। एस्केरिस में निषेचन होता है, निषेचन कहां होता है। अब निषेचन तो आप समझते होंगे, फिर भी अपन बात कर लेते हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन, नर युग्मक व मादा युग्मक का मिलना। अब नर युग्मक क्या होता है, स्पर्म यानी शुक्राणु, मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु। इन दोनों का जो फ्यूजन है, संलयन है, वही क्या कहलाता है,
फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। यानी नर व मादा युग्मकों का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब एस के इसमें निषेचन कहां होता है? पहले तो ये बताइए, मनुष्य के अंदर अपन ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फिलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये पूछ रहा है मैं एस्केरिस के बारे में कि एस्केरिस में निषेचन कहां होता है। तो एस्केरिस में निषेचन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा एक्सटर्नल एंड इन सोइल, यानी एक्सटर्नल का मतलब बाहरी। निषेचन भी आपको पता है दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल, और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी माध्यम में, बाहर, शरीर से बाहर, और इंटरनल वो होता है जो शरीर के अंदर होता है। अब इसमें पूछ रहा ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है कि एक्सटर्नल एंड इन सोइल, ये नहीं होगा क्योंकि ये एस्केरिस के अंदर कैसा होता है? इंटरनल होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, इंटरनल एंड इन ओविडक्ट, यानी अंत का मतलब आंतरिक होगा शरीर के अंदर, और अंडवाहिनी में फीमेल की जो ओविडक्ट होती है या अंडनली या अंडवाहिनी जो होती है, इसके अंदर क्या होता है? इसका निषेचन हो जाता है। कई जगह आपको वैसे लिखा होगा गर्भाशय के समीपस्थ दूरस्थ भाग में से कुछ भी लिखा होता है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए इसके अंदर इंटरनल एंड इन ओविडक्ट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। एस्केरिस की उत्सर्जी रचना की आकृति है। एस्केरिस जो होता है उसका जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है एक प्रकार से, या उत्सर्जी जो संरचना है, उसकी संरचना कैसी होती है? एच आकार की होती है, एल आकार की है, वी आकार की है, या कोई डिसाइड नहीं है कि कैसी है। अब एस्केरिस के अंदर एक्सक्रेशन होता किसके थ्रू है? पीछे की वीडियो के अंदर अपने बात कर ली थी सारे के बारे में, मैंने प्रोटोजोआ से लेकर कैनोडर्मेटा तक बताया था कि कौन से के अंदर कौन कौन से उत्सर्जी अंग है। अगर पीछे की वीडियो को भी कंटिन्यू देखें ताकि इजीली आप इन चीजों को समझ सकें। एस्केरिस के अंदर क्या मिलती है? रेनेट सेल मिलती है, रेनेट कोशिका। और यही रेनेट कोशिका क्या करती है? इसकी उत्सर्जित संरचना का निर्माण करती है। ठीक है, तो एक्चुअल में उत्सर्जन किसके द्वारा हो रहा है? रेनेट सेल के द्वारा। यही मॉडिफाई होकर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना लेती है। डक्ट होती है इसके अंदर, लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट मिलेंगी ऐसे। यहां ट्रांसवर्स डक्ट होगी। अब आप खुद समझ सकते हो कि यह संरचना कैसी लग रही है, एच के जैसी लग रही है कि नहीं लग रही है? तो जो एक्सक्रेटरी सिस्टम की एस्केरिस के अंदर जो उत्सर्जी रचना की आकृति है वो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, एच। एच के आकार की होती है। क्लियर है? चलो ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है हमारा, एस्केरिस में विदलन होता है। क्लीवेज अकर्स इन एस्केरिस। एस्केरिस के अंदर विदलन किस प्रकार का होगा? अब पहले तो समझना हमें विदलन या क्लीवेज क्या है। क्लीवेज को समझना है पहले, विदलन या क्लीवेज। देखो अभी हमने बात की थी कि नर व मादा युग्मक का मिलना संलयन क्या कहलाता है? निषेचन। अब जैसे ये शुक्राणु और ये अंडाणु, इन दोनों का फ्यूजन हो गया, मिल गए, जिसको क्या बोला हमने? फर्टिलाइजेशन बोला, निषेचन कह दिया। अब जो निषेचन है, इन दोनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको क्या बोलेंगे हम? जाइगोट बोलते हैं। अब जाइगोट है ये एक कोशी की संरचना है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। अब जो मल्टीसेलुलर जीव होते हैं उनमें, जैसे हम मनुष्य की बात कर ले, एस्केरिस की बात कर लो, बहुकोशी की है, मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर जीवों में मल्टीसेलुलर बॉडी बनेगी तो कहीं ना कहीं इसमें विभाजन होंगे, तभी तो एक कोशिका से 2 बनेंगी, फिर 4 बनेंगी, 8 बनेंगी, 16, 32 प्रकार से बनेंगी। तो यहाँ पर जाइगोट के अंदर जो डिवीजन होते हैं, जो विभाजन होते हैं, उन्हीं विभाजनों को क्या बोला जाता है? क्लीवेज। यानी जाइगोट के अंदर जो विभाजन होते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन? क्लीवेज बोलते हैं, विदलन बोलते हैं। तो एक प्रकार की विभाजन है ये। ठीक है, अभी विभाजन का भी एक पैटर्न होता है, तरीका होता है। तो किस प्रकार से एस्केरिस के अंदर विदलन का प्रकार क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन ए के अंदर आपके स्पाइरल एंड डिटरमिनेंट, यानी सर्पिल और निर्धारक प्रकार का,
ऑप्शन बी है रेडियल एंड डिटर्मिनेंट प्रकार का, ऑप्शन सी के अंदर दे दिया ए एंड बी दोनों, और डी ऑप्शन है उसके अंदर दे दिया एब्सेंट बिकॉज ही इज ए एंडोपैरासाइट, कि इसमें क्लीवेज होता है वो अनुपस्थित होगा क्योंकि एक अंतः परजीवी है, यानी एंडोपैरासाइट है। कौन सा होगा? तो इसके अंदर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही, स्पाइरल एंड डिटर्मिनेंट। दोनों शब्दों को समझिए मतलब क्या है। अब विदलन में क्या होता है, विभाजन हुआ, पहला विभाजन हुआ 1 से 2 कोशिका बनी, 2 विभाजन हुआ कितनी बनी 4, 4 से बाद में फिर दूसरी जो 4 कोशिकाएं बनती है वो यदि एक दूसरे पर घूम जाती है तो इस प्रकार के विदलन को बोलते हैं सर्पिल। और डिटर्मिनेंट का मतलब जब शुरुआती अवस्था में विदलन विभाजन होता है, ऐसे समझिए जाइगोट है और इसमें विदलन विभाजन हुआ और ये कोशिकाएं बन गई। अब यदि यहां से मैं किसी कोशिका को हटा दूं, किसी कोशिका को हटा दूं तो इससे बनने वाला अंग क्या हो, आगे चलकर प्राणी में एब्सेंट हो जाए, अनुपस्थित हो। इसका मतलब इस कोशिका का भविष्य यहां से निर्धारित हो गया कि नहीं हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, तो ऐसे विदलन को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। और मान लिया कि यहां से मैंने किसी सेल को हटाया तो प्राणी के अंदर किसी अंग है कि उसके अनुपस्थिति नहीं, एब्सेंट नहीं हुआ, हाँ आकार में छोटा हो सकता है लेकिन अंग बनने वाली जो प्रक्रिया, बॉडी के सारे अंग बने, इसका मतलब इस कोशिका का भविष्य या फ्यूचर है यहां से क्या नहीं हुआ, डिसाइड नहीं हुआ है। इसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेंट, अनिर्धारित विदलन। ठीक है, इसका जो विदलन होता है वो कैसा होता है, निर्धारी प्रकार का होता है, यानी ब्लास्टोमियर होती है। यहाँ पर जो कोशिकाएं बनती हैं विदलन से, इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर या कोरक खंड। तो यहाँ पर ब्लास्टोमियर का भविष्य शुरुआती अवस्था में क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, इसलिए इसका जो होता है वो डिटर्मिनेंट प्रकार का होता है। तो इसके अंदर आप लगा लीजिए ऑप्शन ए, स्पाइरल एंड डिटर्मिनेंट टाइप का क्लीवेज। चलो क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। एस्केरिस की एपिडर्मिस कहलाती है। एस्केरिस की जो एपिडर्मिस है उसको क्या कहते हैं? सिनोसाइटिक बोलेंगे, क्यूटिकल बोलेंगे, सिंसियम बोलेंगे, या डी के अंदर सभी? इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सिंसियम बोलेंगे। अब सिंसियम का मतलब क्या होता है? देखो सिंसियम का मतलब एक प्रकार से मल्टी न्यूक्लियर। एक तो एक ऐसी कोशिका है कि जिसके अंदर एक ही केंद्रक है, एक ऐसी कोशिका है जिसके अंदर क्या बहुत सारे केंद्रक हैं, यानी बहु केंद्र की है, मल्टी न्यूक्लियर। तो ऐसी सेल को क्या बोला जाता है, सिंसियम बोला जाता है। तो इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, सिंसियम बोला जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एस्केरिस का संक्रमण प्राय होता है। एस्केरिस इन्फेक्शन यूजुअली अकर। एस्केरिस का संक्रमण, हमने पहले क्वेश्चन से बात की कि ये मोनोजेनेटिक है, एक पोषदी यानी एक ही होस्ट के अंदर अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है। अब इसका संक्रमण होस्ट तक कैसे होगा? जैसे मेरी बॉडी की बात करें कि मुझे एस्केरिस का संक्रमण नहीं, लेकिन अब यदि होगा तो किस तरीके से होगा? तो वो होगा ऑप्शन, आप देखिए इसके अंदर बी, थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड वेजिटेबल, संदूषित जल व तरकारियों द्वारा या सब्जियों द्वारा या खाद्य द्वारा, ऐसे भी मिल सकता है संदूषित जल व खाद्य पदार्थ। अब किसी भी खाद्य पदार्थ में इसका संक्रमण हो गया या पानी के अंदर संक्रमण हो गया, वो पानी जैसे मैंने पी लिया तो एस्केरिस है वो कहां चला गया, मेरी बॉडी के अंदर आ गया। तो ये जैसे होस्ट की बॉडी में जाएगा तो किस माध्यम से इसका संक्रमण होगा, वो होगा बेटा वाटर और वेजिटेबल्स के द्वारा। कॉन्टामिनेटेड का मतलब जो एस्केरिस से संक्रमित है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। एस्केरिस के लार्वा मनुष्य के शरीर में कितनी बार निर्मोचन करता है? हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एस्केरिस लार्वा मोल्ड इन ह्यूमन बॉडी? एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा या 4 बार करेगा? अब यहां पर क्या हो जाता है, कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। हमने कहा कि ओवरऑल एस्केरिस कितनी बार मोल्टिंग करता है, 4 बार करता है, लेकिन पूछ क्या रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी बार मोल्टिंग करता है, मनुष्य के शरीर में कितनी बार होगी? जिसमें हमने देखा था क्वेश्चन के अंदर पहला, सबसे पहला निर्मोचन है वो कहां हो रहा है, वो हो रहा है मिट्टी के अंदर। तो क्या मनुष्य के शरीर में हो रहा है? नहीं। बाकी दूसरा और तीसरा कहां हो रहा था, फेफड़ों के अंदर। तीसरा कहां हो रहा था,
वो स्मॉल, चौथा जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो 3 निर्मोचन कहाँ होंगे? मनुष्य के शरीर के अंदर। एक क्या होता है शरीर से बाहर मिट्टी में हो रहा है, तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी 3। मनुष्य के शरीर में ये 3 बार निर्मोचन करता है, 2 बार करेगा फेफड़ों के अंदर और 1 बार करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। चलो क्लियर है, अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, traits of ascaris that are not important for parasitism adaptation या parasitic adaptation। एस्केरिस का लक्षण जो परजीविता अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये समझना है कि पैरासाइटिक अडेप्टेशन, देखो जो एंडोपैरासाइट होते हैं, अंतः परजीवी, यानी जो शरीर के अंदर रहते हैं अपने होस्ट, जिसकी बॉडी के अंदर इनका संक्रमण होता है वो क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। जिसकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं वो क्या कहलाएगा? होस्ट कहलाता है। अब जो एंडोपैरासाइट है वो अपने होस्ट की बॉडी के अंदर है। अब बॉडी के अंदर रहेगा तो आंतरिक वातावरण में रहने के लिए इनके अंदर उस प्रकार के अनुकूलन मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? क्योंकि इनके अंदर कुछ स्पेशल प्रकार के पैरासाइटिक अडेप्टेशन पाए जाते हैं, इसीलिए तो क्या कर सकते हैं, ये आंतरिक वातावरण के अंदर जिंदा बच सकते हैं। क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि एस्केरिस का लक्षण जो परजीविता अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट इनमें से छांटना है कि जो जरूरी नहीं है पैरासाइटिक अडेप्टेशन के लिए, बाकी जरूरी है। तो पहला देखिए, थिक एंड केराटिन कॉम्बाइंड क्यूटिकल, यानी मोटी व केराटिन युक्त क्यूटिकल, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये होस्ट की जैसे इंटेस्टाइन के अंदर गए, आंत में गए, तो आंत में क्या होते हैं, जैसे हमारी आंत के अंदर कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, एस्केरिस का तो डाइजेशन हो जाएगा। उससे बचने के लिए इनके शरीर पर क्या मिलता है, यानी जो मुख्य रूप से एंडोपैरासाइट होते हैं उनकी बॉडी पर क्यूटिकल की मोटी लेयर पाई जाती है। इसका मतलब ये तो पैरासाइटिक अडेप्टेशन है, यानी मोटी और केराटिन युक्त क्यूटिकल पाई जाएगी, अंतःपरजीवियों पर मिलती है जो आंतरिक वातावरण में इनकी सुरक्षा करती है। ऑप्शन बी है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब बॉडी के अंदर रहेंगे तो क्या डायरेक्ट इनको इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब डायरेक्ट इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये वायवीय श्वसन तो कर नहीं पाएंगे, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा नहीं। तो ये कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी अवायवीय श्वसन इनके अंदर पाया जाता है। ये भी एक अनुकूलन इनके अंदर मिलेगा। पहले ऑप्शन देखिए डी, लॉन्ग थिक एंड स्पाइंडल शेप्ड बॉडी, लंबा पतला व तर्करूपी शरीर। ये भी डिजाइन होता है कहीं ना कहीं आंतरिक वातावरण में रहने के लिए कि पतले होंगे, लंबे होंगे, स्पाइंडल शेप बॉडी होगी ताकि मोमेंटम आराम से कर सके, ये अनुकूलन भी मिलेगा। लेकिन जो सी ऑप्शन है आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी, सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। ये परजीवी अनुकूलन के लिए जरूरी नहीं है कि आप में सेक्सुअल द्विरूपता या सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म मिले। सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि नर और मादा का अलग अलग मिलना, जैसे हमारे में भी लैंगिक द्विरूपता होती है कि नर अलग होता है मादा अलग होता है। एस्केरिस में भी क्या लैंगिक द्विरूपता है, हम देखते हैं कि नर और मादा अलग अलग होती है। तो जरूरी नहीं है कि नर और मादा अलग अलग हो तभी वो आंतरिक वातावरण में जिंदा रह पाएगा। जिसके अंदर दोनों एक में मिलते हैं जो उभयलिंगी होता है वो भी एंडोपैरासाइट होता है। तो ये आपको यहाँ पूछ रहा है कि जो महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म। क्वेश्चन है वो चेंज हो क्या सकता है पैरासाइटिक अडेप्टेशन पे, ऐसे भी आपको मिल सकता है कि एस्केरिस में पाया जाने वाला पैरासाइटिक अडेप्टेशन है। इसमें आपको जैसे 3 ऑप्शन दे दिए कि मोटी केराटिन युक्त क्यूटिकल है, अनोक्सी श्वसन है, ये लंबा पतला तर्करूपी शरीर होता है, नीचे चौथा ऑप्शन दे दिया उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से भी ध्यान रखिए, पैरासाइटिक अडेप्टेशन पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। रेप्टिटॉइड लार्वा अवस्था की उपस्थिति किस जंतु की विशेषता है? द प्रेजेंस ऑफ रेप्टिटॉइड लार्वा स्टेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच एनिमल? रेप्टिटॉइड लार्वा या रेप्टिफॉर्मिज लार्वा किस जंतु की विशिष्ट विशेषता है? तो ये बेटा किसकी है? एस्केरिस की। नाम ध्यान रखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, कि एस्केरिस का लार्वा है तो ध्यान में रखिए इसके लार्वा का नाम क्या? रेप्टिटॉइड लार्वा। तो किसका? ऑप्शन सी हो जाएगा एस्केरिस की। तो एस्केरिस के अंदर मिलता है रेप्टिटॉइड लार्वा। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, वह एस्केरिस की संक्रामक अवस्था है। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ एस्केरिस इज, यानी इनमें से कौन सी अवस्था के द्वारा इन्फेक्शन होता है? हमने कहा मनुष्य की बॉडी तक आएगा, किसके माध्यम से आएगा ये भी हमने देख लिया कि दूषित जल और खाद्य पदार्थ के द्वारा आता है। लेकिन वो कौन सी अवस्था होती है? वो निषेचित
अंडा होता है या अनिषेचित अंडा होता है या एम्ब्रियोनेटेड एग होता है या सभी होते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एम्ब्रियोनेटेड एग। अब एम्ब्रियोनेटेड एग का मतलब क्या है? देखो जैसे निषेचन हुआ, जाइगोट बना, इसमें जाइगोट के चारों तरफ क्या बन जाती है? लेयर बन जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, इसको बोलेंगे मेमिलेटेड एग। निषेचित अंडे जो होते हैं उनको बोलेंगे ऐसे को जिन पर लेयर बन जाती है, उसको बोलते हैं मेमिलेटेड एग। अब इसके अंदर ही क्या करेगा? ये मोल्टिंग करेगा, जैसे मिट्टी के अंदर है, यहां निर्मोचन करेगा, फर्स्ट अवस्था निकलेगी, रेप्टिटोइड लार्वा निकलेगा, सेकंड अवस्था निकलेगी, यानी इसके अंदर ही अंदर इसका क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब सेकंड जुवेलाइन स्टेज इसकी निकलती है या सेकंड तृण अवस्था मोल्टिंग के बाद में, भाई ये एक अवस्था है, इससे इसके अंदर मोल्टिंग हुई, मोल्टिंग से इसमें कौन सी अवस्था बन गई? ये दूसरी अवस्था बन गई। इसमें मोल्टिंग हुआ, कौन सी अवस्था बन गई? तीसरी अवस्था। यहाँ क्या हुआ? मोल्टिंग हुई, कौन सी अवस्था बनी? अवस्था। हर मोल्टिंग के बाद में एक नई अवस्था बनती है। तो इसके अंदर जो सेकंड अवस्था बनती है, उस अवस्था युक्त जो इसका अंडा है उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनेटेड एग। तो एस्केरिस की संक्रामक अवस्था हो जाएगी एम्ब्रियोनेटेड एग। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केरिस के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये भी आपको ध्यान में रखना कि पूछ क्या रहा, सही है या सही नहीं है। तो इस पे ध्यान देना कि एस्केरिस के लिए कौन सा सही नहीं है। पहला है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस, कि इसके द्वारा कोई विषैला पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है, इट्स लार्वी आर मोर डेंजरस देन अडल्ट, यानी वयस्क की तुलना में इसका लार्वा अधिक घातक होता है। तीसरा ऑप्शन है, वयस्क की तुलना में बच्चों में इसका संक्रमण अधिक होता है। चौथा ऑप्शन है, कभी कभी मनुष्य की आंत में 5000 तक एस्केरिस हो सकते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि एस्केरिस के लिए कौन सा सही नहीं है। तो पहला जो कथन है वो सही नहीं है, क्योंकि एंडोपेरासाइट है, टॉक्सिक पदार्थ तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, जहरीला पदार्थ, और ये कह रहा है कि इसके द्वारा कोई विषैला पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। बाकी की जो तीनों विशेषताएं वो एस्केरिस की है। वयस्क की तुलना में इसका लार्वा अधिक घातक होता है, बिल्कुल सही बात है ये। वयस्क की तुलना में बच्चों में इसका संक्रमण ज्यादा होता है, ये भी इसकी बात सही है। कभी कभी मनुष्य के आंत में 5000 तक एस्केरिस हो सकते हैं, ये बात भी सही है। तो इसमें कौन सी सही नहीं है वो पूछिए, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एस्केरिस के संवेदी अंग है, सेंसरी ऑर्गन ऑफ एस्केरिस। देखो वैसे तो जो एंडोपेरासाइट होते हैं उनके अंदर संवेदी अंग मिलते नहीं है। संवेदी किन में मिलते हैं? जो लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से चलकर दूसरी जगह पर चलते हैं। अब जैसे हम चलते हैं तो हमें देखने के लिए क्या चाहिए? आंखें चाहिए। हमें सुनने के लिए क्या चाहिए? कान चाहिए। ये हमारे क्या संवेदी अंग है। अब जो कहीं चलकर ज्यादा दूर जाता ही नहीं है तो उनको संवेदी अंगों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक प्रकार का पैरासाइटिक अनुकूलन के अंदर या पैरासिटिक अडेप्टेशन के अंदर पढ़ते हैं कि सेंस ऑर्गन अब्सेंट होते हैं पैरासाइट में, लेकिन एस्केरिस के अंदर सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से? इनमें से पूछा कि कौन सा संवेदी अंग है, पेपिला है, एम्फिड है, या फेजमिड्स है, या अबो आल सभी है। तो ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। ध्यान रखना, पेपिला भी है, एम्फिड्स भी है, फेजमिड्स भी है। ये सारे एस्केरिस के संवेदी अंग है, यानी सेंसरी ऑर्गन है। काम क्या करते हैं वो आगे क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें अपन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है, एस्केरिस में अंतिम निर्मोचन होता है। द फाइनल मोल्ड इन एस्केरिस इज, अंतिम कहां होगा? तो पहला आपको बता दिया था मिट्टी में होता है, दूसरा और तीसरा कहां होता है? लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर। तो चौथा कहां होगा? ये होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्षुद्रांत्र के अंदर, यानी छोटी आंत के अंदर होता है। तो चारों मोल्टिंग 4 बार मोल्टिंग करता है। चारों समझ में आ गए? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला बाहर मिट्टी के अंदर यानी सॉइल में हुआ, दूसरा और तीसरा दोनों कहां हुए? ये हुए लंग्स के अंदर। चौथा कहां हुआ? इंटेस्टाइन के अंदर, यानी छोटी आंत के अंदर हुआ है। तो इस प्रकार से 4 मोल्ट होते हैं। क्वेश्चन के रूप में हमने सारों को कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केरिस का अन्य अंतः परजीवियों से भिन्न परंतु विशिष्ट लक्षण है। अब जो एंडोपेरासाइट होते हैं उनमें बहुत सारे लक्षण सिमिलर मिलते हैं। जैसे पैरासाइटिक अडेप्टेशन अपन पढ़ते हैं कि क्यूटिकल की लेयर मिलती है, सेंस ऑर्गन जैसे एब्सेंट होते हैं, हाई इनकी रिप्रोडक्शन पावर होती है, उच्च प्रजनन क्षमता जैसे मिलती है, इनके अंदर पेनिट्रेशन ग्लैंड पाई जाती है, भेदन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस प्रकार के अडेप्टेशन मिलते हैं इनके अंदर। अब इनमें से पूछ रहा है कि एस्केरिस का अन्य एंडोपेरासाइट से भिन्न और विशिष्ट लक्षण कौन सा है? इसके अंदर देखिए पाचन प्रक्रिया,
तो पाचन की प्रोसेस है लगभग एंडोपैरासाइट में एक जैसी, क्योंकि एक तो क्या कहते हैं ये ऐसी जगह पर रहेंगे जहां डाइजेस्टिव फूड ऑलरेडी होता है, इसलिए इनको ज्यादा डाइजेशन करने के लिए मशक्कत करनी नहीं पड़ती है, इसीलिए तो इनके अंदर क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट मिलता है बहुत सारे पैरासाइट के अंदर, एंडोपैरासाइट के अंदर। तो फिर बोले भोजन कहां से लेंगे, तो भोजन डायरेक्ट क्या करते हैं अपनी बॉडी से क्या कर लेते हैं, बॉडी की सरफेस से ही अवशोषित करके भोजन ग्रहण करते हैं। तो पाचन की प्रक्रिया लगभग एंडोपैरासाइट में सेम मिलेगी। सी ऑप्शन देखिए, अधिक संख्या में अंडोद उत्पादन। देखो कई सारे एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन निकलते हैं, ये भी एक प्रकार का इसका पैरासाइटिक अडेप्टेशन है। अत्यधिक मात्रा में अंडोत्पादन यानी एग प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि एंडोपैरासाइट होते हैं वो अपनी जाति को बचाए रखेंगे, क्योंकि होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहे हैं, ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर खतरनाक एंजाइम है, तो उससे बचने के लिए और अपनी जाति को बनाए रखने के लिए ये क्या करते हैं, हाई रिप्रोडक्शन रेट इनकी होती है, यानी एस के रिस्क की जो फीमेल होती है, मादा होती है, उसके ओवरी के अंदर लगभग ऐसे मान के चलिए 2.5 करोड़ तक अंडे होते हैं, इतनी इनकी हाई रिप्रोडक्शन रेट होती है। तो अंतः परजीवियों की सभी की प्रजनन क्षमता उच्च होती है। तो इसके अंदर ये बात भी इसकी क्या मैच करती है अन्य अंतः परजीवियों से। डी ऑप्शन है प्रजीवन हेतु अनुकूलन, पैरासाइटिक अडेप्टेशन। ये हमने देख लिया कि जो पैरासाइट होते हैं जिस माध्यम में रहते हैं वहां पर रहने के लिए उनके अंदर कुछ स्पेशल अनुकूलन मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक अडेप्टेशन बोलते हैं, परजीवी अनुकूलन बोलते हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा भी था इनको, पीछे के क्वेश्चन के अंदर। अब विशिष्ट लक्षण कौन सा जो अलग है, वो है बेटा अमीबोइड स्पर्म। जो एस्केरिस होता है इसका जो स्पर्म होता है वो एक प्रकार से अमीबोइड होता है, इस प्रकार से, यानी इसके अंदर टेल नहीं मिलती है। सामान्यतः स्पर्म के अंदर क्या होती है, टेल होती है, पूंछ होती है, लेकिन इसके शुक्राणु के अंदर स्पर्म या टेल नहीं मिलेगी, यानी एक प्रकार से अमीबा के जैसा अमीबोइड स्पर्म इसके अंदर होता है, जो अन्य पैरासाइट से या एंडोपैरासाइट से लक्षण इसका भिन्न है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनोपोडियम ऑयल इज यूज्ड इन, बथुए के तेल का प्रयोग किया जाता है किस रोग के अंदर बथुए का तेल का प्रयोग करते हैं, मलेरिया के अंदर करते हैं या टाइफाइड के अंदर करते हैं या फिर एस्केरियासिस के अंदर करते हैं या इन ऑल ऑफ दीज सभी के अंदर करते हैं। क्वेश्चन घूम के भी मिल सकता है आपको, ठीक है। इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी एस्केरियासिस। एस्केरियासिस की वजह से जो डिजीज होती है, जो रोग होता है, उसको क्या बोला जाता है, एस्केरियासिस। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि एस्केरियासिस की वजह से कौन सा रोग होता है, एस्केरियासिस रोग होता है। अब एस्केरियासिस रोग के अंदर किसका प्रयोग करते हैं, चिनोपोडियम का तेल या बथुए के तेल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कि एस्केरियासिस में किसका यूज किया जा सकता है, आपको ज्यादा से ऑप्शन के अंदर और कोई ऑयल का नाम मिल सकता है, तो ध्यान में रखिए चिनोपोडियम तेल का प्रयोग होता है, वो एस्केरियासिस से होने वाली बीमारी एस्केरियासिस के अंदर किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी इसके अंदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस्केरिस में एम्पिड। अभी हमने देखा था एम्पिड क्या है, एस्केरिस का एक सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग है। इससे किसका पता लगाता है ये, दीज आर एडेसिव ऑर्गन, बोले एक आसंजक अंग है। आसंजक अंग का मतलब एक पकड़ने वाला अंग है। बी ऑप्शन है सीक्रेट सेलाइवा, बोले एम्पिड लार का स्राव करते हैं। तीसरा ऑप्शन है रिसीव केमिकल सेंसेशन, रासायनिक संवेदनाएं ग्रहण करते हैं। चौथा ऑप्शन है पाचक एंजाइम का स्राव करते हैं। तो एम्पिड का काम होता है यह ऑप्शन सी, ये रासायनिक संवेदनाएं ग्रहण करता है। तो रासायनिक सेंसेशन होते हैं, केमिकल सेंसेशन, उसको क्या करता है, ये ग्रहण करता है। तो ये काम हो गया एम्पिड के, एस्केरिस के एम्पिड का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रपोषक के पाचक एंजाइम से एस्केरिस अपनी सुरक्षा करता है। एस्केरिस प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट। ये होस्ट के अंदर, जैसे हमने कहा कि होस्ट कौन है इसका, मनुष्य है, उसके बॉडी के अंदर है, क्लियर है। और बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जब ये रहता है तो आपको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। हमारे स्टोमक के अंदर भी जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, HCl हो गया, कई प्रकार के एंजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलते हैं। अब जब यहाँ भोजन का डाइजेशन हो जाता है तो ये जो इसका एम्ब्रियोनेटेड एग आएगा या जो एस्केरिस होगा, इसका डाइजेशन नहीं हो सकता क्या, इसका भी तो डाइजेशन हो जाएगा, तो ये तो मर जाएगा। इसके लिए क्या करता है, ये अपने आप का बचाव कैसे करता है, यानी यहां से अपने आप को कैसे बचाएगा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, कि एक तो इनके ऊपर क्या मिलेगी, क्यूटिकल की लेयर मिलती है, यानी क्यूटिकल का आवरण पाया जाएगा जो बचाएगा। इसके साथ में क्या करेंगे, जैसा यहां पर एंजाइम होगा
उसका एंटी एंजाइम क्या करेंगे, ये बॉडी से सेक्रेट करेंगे, छोड़ेंगे। तो वो उसको क्या करेंगे, भाई एंजाइम है, एंजाइम का एंटी एंजाइम आएगा तो वो क्या कर देगा, उसको न्यूट्रल कर देगा। तो कैसे सुरक्षा करेंगे, अपनी क्यूटिकल से करेंगे और एंटी एंजाइम को सेक्रेशन से करेंगे। तो ऑप्शन आपका डी इसके अंदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टेस्टिस इन अडल्ट मेल एस्केरिस इज, यानी वयस्क नर एस्केरिस में वर्षण की संख्या होती है, वर्षण की संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी होती है या केवल एक होती है या दो जोड़ी होती है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल एक, यानी नर एस्केरिस के अंदर केवल एक क्या मिलता है, टेस्टिस मिलता है, एक वर्षण मिलेगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केरिस के लार्वा में निर्मोचन होता है, हालांकि ये बात अपन कर चुके हैं। एस्केरिस के लार्वा में निर्मोचन कितनी बार मोल्टिंग करता है, एक बार करता है, दो बार करता है, तीन बार करता है, पांच बार करता है, चार बार करता है, कितनी बार करता है, तो हमने बात कर ली कितनी बार कर रहा है, चार बार टोटल। कंफ्यूज मत हो जाना, पीछे क्वेश्चन आया था कि मनुष्य की बॉडी में कितनी बार निर्मोचन करता है, तो ये टोटल तो मोल्टिंग कितनी करेगा, चार बार। मोल्टिंग का मतलब समझ गए, अपने लाइफ की किसी स्टेज के अंदर क्या करते हैं, बॉडी के कुछ हिस्से को छोड़ते हैं, उसको अपन मोल्टिंग बोलते हैं। टोटल चार बार करता है, जिनमें से एक बार मिट्टी में करेगा और तीन बार मनुष्य के शरीर के अंदर करता है। तो टोटल मोल्टिंग इसकी कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो ये थे बेटा एस्केरिस लुब्रिकोइडिस के लाइफ साइकिल से संबंधित क्वेश्चन। लगभग सभी क्वेश्चनों को हमने कवर कर लिया है और इनको आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया है, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। हालांकि जो फाइलम है से संबंधित क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, तो इसके बारे में आप अच्छी प्रकार से इनको तैयार कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार देखिए, वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए और साथ में आप तैयार करिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट कहीं पे रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, अपन उसका सॉल्यूशन देख लेंगे। थैंक यू सो मच।